दोस्तों बात करें ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट है ना, वो भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चल रहा है। इस साल सबसे बेस्ट सेलिंग फोन कौन सा था यार? वो आईफोन 15 प्रो मैक्स आई। और अगर आप लोग को बताऊं बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड फोन 2024 में अभी तक कौन सा रहा है, वो रहा है सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। यानी कि काफी कमाल कमाल के फोन यहाँ पे लॉन्च हुए। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर बात करें तो नंबर 1 कंपनी यार ऑलरेडी सैमसंग है। सैमसंग का जो इस बार गैलेक्सी S24 था उसने काफी कमाल दिखाया, उसकी सेल्स काफी बूस्ट हुई है। और एआई के बारे में कितना भी कह ले, लेकिन एआई का नाम दिखा दिखा के सैमसंग ने बहुत फोन यहाँ पर बेचे हैं, जिसके कंपैरिजन में देखा तो सैमसंग नंबर 1 कंपनी बन के बैठी हुई है। इसके साथ ही सैमसंग के लिए जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्रिवन था ना, वो था उसका ए सीरीज के फोन। ए सीरीज के फोन को भी हम कुछ भी कह लें, लेकिन लिटरली मार्केट में इनकी सेल्स काफी होती है, इंडिया नहीं ग्लोबल मार्केट में। और एम और एफ सीरीज के बारे में बात करें तो मोस्टली इंडिया फोकस्ड होते हैं, लेकिन ये जो फोन होते हैं एम और एफ सीरीज के, इसे सैमसंग आज के समय में खुद डिजाइन नहीं करता। इसके लिए वो ओडीएम पार्टनर को पकड़ता है जो सैमसंग के लिए फोन यहाँ पे डिजाइन करता है और एम और एफ सीरीज के फोन यहाँ पर बनाता है। और इस वजह से देखा तो जो सैमसंग रहती है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर नंबर 1 कंपनी बन के बैठी हुई है। इसके लिए उसका रीजन है उसका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्लोबली उसका सेटअप है और स्ट्रॉन्ग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके दम पे लोग बहुत सारे फोन यहाँ पे शिप करते हैं। इसके साथ ही अगली जो कंपनी है वो है ऑब्वियसली एप्पल। अब एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे इसलिए क्योंकि एप्पल का आईफोन वन ऑफ द बेस्ट सेलर फोन्स रहते हैं। यानी कि जब आईफोन 15 की लाइनअप लॉन्च हुई थी तब बेस्ट सेलर आईफोन पता है कौन सा था? वो था आईफोन 15 प्रो मैक्स। आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लिमिटेड क्वांटिटी थी, लेकिन बहुत ज्यादा बेचा एप्पल ने। उसके बाद आईफोन 15 की सेल्स भी बहुत हुई थी और 2024 में आईफोन 15 ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से बिक रहा है और 2024 का वन ऑफ द बेस्ट सेलर फोन भी हो सकता है। आईफोन 15 की लाइनअप में यहाँ पे उसके प्रो मॉडल्स भी बिकते हैं, लेकिन एप्पल को सरप्राइजिंगली जो सेकंड पोजीशन जो उसने अचीव करी ना, वो करी उसके पुराने मॉडल्स के दम पर भी। आईफोन 13 और आईफोन 14 आज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और ग्लोबली काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आईफोन 14 को लेना पसंद करते हैं। और एप्पल एज अ ब्रांड, उसकी जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन और ब्रांड वैल्यू वो इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो ग्लोबली है। यानी कि यूएस में अच्छा है, इंडिया में अच्छा है, लेकिन इसके अलावा दूसरी कंट्रीज में भी एप्पल की जो रिकॉग्नाइजेशन होती है उसके ब्रांड की, जो कि बहुत सही चीज है। लेकिन एप्पल आने वाले समय एक छोटी सी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है आईफोन 16 के साथ। आईफोन 16 में ज्यादा नई चीजें नहीं आ रही, जिसका इंपैक्ट आईफोन 16 की सेल्स आईफोन 15 की सेल जितनी शायद ना हो और उससे थोड़ी कम हो, क्योंकि लिटरली आईफोन 16 की लाइनअप में कुछ नया नहीं आने वाला। रेगुलर आईफोन 16 मॉडल में कैमरा लेआउट चेंज होगा, लेकिन सेंसर वही यूज किए जाएंगे, प्रोसेसर चेंज किया जाएगा, क्योंकि एप्पल अपनी एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगी, कितना बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगी, ये अभी भी एप्पल को नहीं पता है। इस वजह से सेल्स इस साल एप्पल के आईफोन्स की थोड़ी सी फ्लैट रहने वाली है। थर्ड पोजीशन पे बात करें वो है आपकी Xiaomi। Xiaomi मार्केट शेयर वाइज थर्ड पे आ रही है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन Xiaomi एज अ चाइनीज कंपनी को जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए वो अभी भी नहीं ले पाए, क्योंकि जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर मूव करता हूं ना, तो वहां पे चाइनीज कंपनी की भले ही प्रेजेंस हो, लेकिन फिर भी जो चाइनीज कंपनीज है ना, वो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे नहीं बना पाती, क्योंकि चाइनीज कंपनी के साथ अभी भी दिक्कत है कि उनको वहां पे टियर 1 और प्रीमियम ब्रांड कंसिडर ही नहीं किया जाता, जिस कारण से आज भी जो मेजॉरिटी फोन्स वहां पे बिकते हैं वो एप्पल का आईफोन या सैमसंग बिकता है, वो आपको नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। Xiaomi की जो ग्लोबली थर्ड पोजीशन रैंक आई वो आई है इंडिया के कारण और चाइना मार्केट के कारण। चाइनीज मार्केट के अंदर हाइपर ओएस आने के बाद एक इंप्रूवमेंट दिखाया, अपना इकोसिस्टम वगैरह लाके, और अपने प्रीमियम फोन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया चाइनीज मार्केट में। इंडिया में पिछले क्वार्टर के अंदर ये लोग नंबर 1 फिर बन गए इंडिया में, जो कि सरप्राइजिंग चीज थी। और हम अगर मैं Xiaomi की बात कर रहा हूं तो इसमें पोको, रेडमी इंक्लूडेड है, इनकी बात कंबाइन की जाती है। और इंडिया में इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया, इंडिया में पोजीशन अच्छी है, नंबर 1 है, चाइना में अच्छा कर रहे हैं, और इस वजह से ग्लोबली नंबर 3 पर आते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो इंडिया, चाइना यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसके बाद जो अगली पोजीशन आती है वो आती है ओप्पो की, जिसके अंदर OnePlus इंक्लूडेड है। OnePlus और ओप्पो इंडिया में मिलकर ठीक ठाक बिजनेस करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं। चाइनीज मार्केट के अंदर ओप्पो अपने जो फ्लैगशिप फाइंड सीरीज होती है वो निकालता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी जो प्रेजेंस है ओप्पो की वो थोड़ी सी ऑफलाइन सेंट्रिक है, लेकिन प्रोडक्ट देखा जाए तो थोड़े से मीडियोकर आए हैं इस साल। इसके अलावा देखा तो OnePlus कंपैरेटिवली यहाँ पे अपने नॉर्ड लाइनअप में अच्छा करती है इंडिया में, जिसके कारण से उसको ग्लोबली 4th पोजीशन मिली है ओप्पो OnePlus को कमेंट। और ओप्पो जो बाहर दूसरी जगह अपने जो प्रीमियम फोन्स बेचती है वहां से उसे एडवांटेज मिला है। इसके साथ 5th पोजीशन आती है यहाँ पे आपकी वीवो की, और वीवो के अंदर आईकू इंक्लूडेड है। अब आईकू के साथ बात करें तो आईकू का प्रेजेंस चाइना में था, इंडिया में और कुछ कंट्रीज में। वीवो का भी जो प्रेजेंस है वो पूरे ग्लोबली इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीवो भी मेजॉरिटी जो फोन सेल करता है वो करता है चाइना और इंडिया के अंदर। इंडिया में तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वीवो ने काम किया है
और ऑनलाइन में आई को धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोग अपने आप को और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बनाए तो और अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। वीवो की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसिन होल्डिंग का भी नाम आता है, जो ट्रांसाइन होती है वो भी इंटरेस्टिंग काम कर रही है, जिसके अंदर आपकी आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो कंबाइंड है। ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन चाइना में इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी जो प्रेजेंस आती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, खास तौर पे काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में इसने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया है। इंडिया में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं और इंडिया में टियर 3 मार्केट को उसने कैप्चर कर रखा है, यानी कि वो मार्केट जहां पे लोग 10-12 हजार से ऊपर का फोन नहीं खरीदते या फिर अपना पहला स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। यही चीज को टारगेट किया है। आईटेल बिल्कुल एंट्री लेवल पे काम करता है, इन्फिनिक्स बिल्कुल ही यहाँ पर मिड रेंज होती है उस पे काम कर रहा है, और यहाँ पे टेक्नो कोशिश कर रहे हैं कैसे हम अपने आप को प्रीमियम के ऊपर फोकस करें। ये सिंपल सी कहानी है। इंडिया में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ग्लोबल लेवल पे जो पूरी ट्रांसिन होल्डिंग है अच्छा काम करती है, और ये कभी कभी ऐसी पोजीशन अचीव कर लेते हैं कि वीवो जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ देती है। इसके साथ ही बात करें तो काफी सारी दूसरी कंपनीज भी लिस्ट में, जैसे बात करें गूगल पिक्सल, तो गूगल पिक्सल के बारे में बात पता चली कि इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ग्लोबल मार्केट में बात करें तो यूएस में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जहां पे काफी सारे लोग गूगल पिक्सल के ऊपर धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहां यूएस मार्केट के अंदर आज भी आईफोन का दबदबा है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज देखिए, गूगल को सबसे ज्यादा ग्रोथ जिस कंट्री में देखने को मिल रही है वो है जापान। जापान के अंदर गूगल पिक्सल बहुत ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि गूगल पिक्सल का होल्ड वहां पे अच्छा है, लेकिन सैमसंग जैसी कंपनी जो ग्लोबली नंबर 1 है उसका जापानीज मार्केट में होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सैमसंग का जो होल्ड रहता है ना इंडिया, साउथ कोरियन मार्केट वहां है, चाइना में इतना होल्ड नहीं है, जापानीज मार्केट में नहीं है, जहां पे दूसरी कंपनीज बहुत आगे निकल जाती है। जापान में गूगल पिक्सल ने यहाँ पे लीड ले लिया। इवन शार्प जैसी कंपनी भी है जो जापान में यहाँ पे बहुत काम करती है, लेकिन इसके फोन ग्लोबली अवेलेबल नहीं होते। और चाइनीज मार्केट के अंदर जो कंपनी यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करती है वो है हुआवे। हुआवे के बारे में बात बता सकता हूँ, यहाँ पे बैन लगने के बाद ग्लोबली हुआवे की प्रेजेंस खत्म हो और इंडिया में नामो निशान नहीं है हुआवे का। लेकिन यहाँ पर बात करें चाइनीज मार्केट के अंदर हुआवे एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालती है, जिसके कारण से चाइनीज लोग भी हुआवे के फोन्स लेते हैं। सिर्फ चाइना के दम पर हुआवे एक अच्छा पोजीशन ग्लोबली अचीव कर लेती है। इसके साथ बात करें मोटोरोला की, तो मोटोरोला यूएस मार्केट में बिकता है, जहां पे अपने एंट्री लेवल फोन्स को बेचता है। इसके साथ ही ग्लोबली कुछ फोन्स को निकाल, लेकिन इंडिया मार्केट के अंदर ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड होते हैं इंडिया के अंदर ये लोग। लेकिन अभी भी मोटोरोला को काम काफी करना बाकी है, अभी भी टॉप 10 पोजीशन मोटोरोला अचीव नहीं कर पाई है। इसके साथ ही यहाँ पर मोटोरोला की आफ्टर सेल सर्विस और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी, वहां पर भी उन्हें काम करने की जरूरत है और बग्स वगैरह रिमूव करने की जरूरत है। हार्डवेयर वाली चीज क्रैक कर ली है, लेकिन और जगह अभी भी काम कर सकते हैं। नथिंग जैसी कंपनी बहुत ही ज्यादा नहीं है, ग्लोबली इसकी कोई भी प्रेजेंस नहीं है। इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होते हैं, लेकिन इंडिया के अलावा ये लोग यूके में अपने फोन बेचते हैं, वहां इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। यूएस में भी अवेलेबल करवाते हैं, वहां पॉपुलैरिटी नहीं है। जापानीज मार्केट में कुछ पॉपुलर है, लेकिन देखा जाए तो नथिंग जैसी कंपनी भी ग्लोबली कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई है, एक्सेप्ट इंडियन मार्केट के अंदर। इसके साथ ही बात करें तो मार्केट के अंदर जो ग्लोबली देखा जाए ना, तो बड़े बड़े जो टॉप प्लेयर्स है वो ही अपनी जगह बनाकर बैठे। चाहे मैं बात करूं सैमसंग की, चाहे मैं बात करूं एप्पल की, चाहे मैं बात करूं Xiaomi ग्रुप की या बीबीके की, ये कंपनीज ने ग्लोबली अपनी होल्डिंग और एक अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट कर ली है, जहां पे किसी और कंपनी के लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन ग्लोबल स्मार्टफोन्स के बारे में काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि ग्लोबली यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आज इस वीडियो में बताया। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया के स्मार्टफोन वाली रैंकिंग का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जहां पे मैं आपको इंडिविजुअल सब ब्रांड्स की रैंकिंग बताऊंगा कि इंडिया में टॉप 10 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सब नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।